जोहार। जयमुल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कल सुप्रीम कोर्ट का मराठा आरक्षण के विरोध में एक फैसला आया है। ये फैसला क्या है? कल ही हमने इसके बारे में चर्चा की थी। और विस्तार से चर्चा करने के लिए फैसले में क्या लिखा गया है, किस आधार पर मराठा आरक्षण का फैसला रद्द कर दिया गया है या वो असंवैधानिक घोषित किया है, उसको लेकर जो महाराष्ट्र में अभी राजनीति गर्म हुई है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वामन मेश्राम साहब है इस चर्चा में, उनका मैं स्वागत करता हूँ। इसके अलावा छत्रपति क्रांति सेना, ये जो एक मराठा समाज के लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके संरक्षक है महाराष्ट्र राज्य के बाला साहब मिसाल पाटिल, उनका भी मैं इस चर्चा में स्वागत करता हूँ। और हमेशा की तरह इस चर्चा में एमएनटीवी के मुख्य संपादक मरकाले सर है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। सवालों का सिलसिला मैं मेश्राम साहब से करना चाहूंगा। सर, ये जो कल फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का मराठा आरक्षण को लेकर, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या इससे मराठा आरक्षण की जो संभावनाएं हैं वो खत्म हुई है, ऐसा दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मराठा आरक्षण की संभावनाएं समाप्त हो गई है जी। एक तो इस निर्णय की समीक्षा की जानी चाहिए और पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने का एक रास्ता है जी। और राज्य सरकार को ऐसा जरूर करना चाहिए। दूसरी बात ये कि राज्य सरकार को अपने प्रशासन में आरक्षण देने का संवैधानिक अधिकार है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज में रिकमेंडेशन करने का अधिकार है। जी। यदि केंद्र सरकार के लिस्ट में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने रिकमेंडेशन नहीं किया है और वो केवल अपने राज्य के प्रशासन में ही आरक्षण देने के लिए कानून बनाया और निर्णय किया, ये अधिकार राज्य प्रशासन को है, ऐसा मेरा मानना है। मगर इस निर्णय की वजह से राज्य सरकार को अपने भी प्रशासन में निर्णय करने का अधिकार नहीं है, ऐसी बात सामने आई है। ये निश्चित रूप से गंभीर बात है, क्योंकि इसका बड़ा परिणाम हो सकता है सारे देश के राज्य सरकारों के जो अधिकार है, विधानसभाओं के जो अधिकार है, उनको अपने राज्य के प्रशासन में प्रतिनिधित्व देने का जो अधिकार है, उसके विरोध में ये फैसला है। इसलिए इस पर निश्चित रूप से पुनर्विचार करने का काम होना चाहिए और राज्य सरकार को केंद्र सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। तीसरी बात, इसके विरोध में मराठा समाज के लोगों को दोबारा आंदोलन का हथियार निकालना चाहिए। जैसे मराठा क्रांति मोर्चे महाराष्ट्र में लगभग 57 क्रांति मोर्चे किए गए थे बड़े बड़े, उस क्रांति मोर्चा को पर्दे के पीछे से बीजेपी और आरएसएस का समर्थन था और उसमें लाखों की संख्या में जो झंडे, भगवे झंडे दिखाने का प्रयास हुआ, वो झंडों की व्यवस्था भी आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने ही की थी। ऐसी जानकारी हमारे पास है। मेरी जब शरद पवार से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों के समर्थन से ये मोर्चे निकाले गए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को ही
किसी जाति को किसी लिस्ट में शामिल करने का अधिकार है, तो केंद्र सरकार के विरोध में अब ये क्रांति मोर्चे निकालने होंगे। मगर केंद्र सरकार के विरोध में अगर क्रांति मोर्चे निकालने हैं तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए राज्य की बीजेपी संगठन और आरएसएस केंद्र के विरोध में आंदोलन करने के लिए मराठा संगठनों को समर्थन नहीं देगी। और अगर उन्होंने समर्थन नहीं दिया तो मराठा लोगों के जो बड़े बड़े मोर्चे निकले थे वो मोर्चे निकालना संभव नहीं होगा। तो केंद्र सरकार पर दबाव डाले बगैर फिर ये मामला हल नहीं होगा। ये परिस्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो मेरी प्राथमिक प्रतिक्रिया इस निर्णय पर और इसके समाधान के ऊपर ये है। मैं इतना ही इस मुद्दे पर कहना चाहता हूँ। जी, जैसे सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बड़ा कारण दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, एक बड़ा कारण है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या संविधान में शुरू से ही 50% आरक्षण की बात है? अगर नहीं है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ से लाया, ये मुद्दा कैसे उभरा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 50% की कैप या लिमिट नहीं लगाया गया है। अगर ये संविधान की कॉपी आप देख लो पुरानी 1950 की, तो आपको पता चलेगा कि उसमें 50% का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो फिर ये 50% का लिमिटेशन कहां से आया? तो ये 50% का लिमिटेशन ये इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार का जो जजमेंट है उस जजमेंट में ये लाया गया है। मेरा ऐसा मानना है, जब संविधान में 50% का लिमिटेशन नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को 50% का लिमिटेशन का फैसला देने का अधिकार है? क्योंकि इससे दूसरा एक संवैधानिक मुद्दा खड़ा होता है कि फिर 50% अगर लिखा जाता है तो फिर तो ये संविधान लिखने का काम हो गया। फिर दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को संविधान लिखने का अधिकार है? संविधान में अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो ये अधिकार तो भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट को दिया गया है। तो ये अमेंडमेंट करके संविधान लिखने का काम पार्लियामेंट के पास है, मगर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर 50% का कैप रखा है, लिमिट रखी है, तो संविधान के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो संविधान लिखने का काम करे। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार है जो लिखा गया है। जो संविधान लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार है, संविधान लिखने का अधिकार नहीं है। मगर 50% का लिमिट वाला जजमेंट ये संविधान लिखने का जजमेंट हो गया है, जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जी, और अगर ऐसा निर्णय उन्होंने दिया है जी, तो एक प्रकार से 50% रिजर्वेशन उन्होंने उन लोगों के लिए कर दिया जिनकी संख्या 15% है। एक प्रकार से ऐसा हो गया। और ये असंतुलन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से निर्माण हुआ, उसका परिणाम बहुत ज्यादा गंभीर हो रहा है। अभी प्रशासन में 79.2% प्रथम श्रेणी के अधिकारी ब्राह्मण और तत्सम उच्च जाति के हैं, जबकि मंडल कमीशन के
रिपोर्ट में ये 71% था। जी। तो ओबीसी का 27% रिजर्वेशन लागू किया, उसके बाद ये 71% कम होना चाहिए था, मगर उसके बाद ये 71% से 79.2% तक बढ़ गया। ये जो असंतुलन हो गया है, ये असंतुलन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और उसके लिए क्रीमी लेयर का फैसला भी जिम्मेदार है, ये मेरा मानना है। जी सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये 50% की मर्यादा एक लक्ष्मण रेखा बन गई है कि उसको पार नहीं किया जा सकता? ये कोई संविधान कोई रामायण महाभारत तो है नहीं जी, कि उनको लक्ष्मण रेखा लगाई जाए, क्योंकि बार बार इसका उल्लेख किया जाता है कि और इसको ये पार कोई नहीं राम किया जा और सकता। सीता का कोई मामला नहीं है। जी सर। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान सुपुर्द किया संविधान सभा को, जी उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि संविधान में अमेंडमेंट करने की व्यवस्था रखी गई है, जी सर। और उसका समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि मृत लोग जिंदा लोगों पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हमने हमारे समय के अनुसार जो लिखा है वो लिखा है, भविष्य की पीढ़ियां अपने आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो ये परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और संसद भी कर सकती है। संसद भी कर सकती है। 104 बार संविधान में संशोधन भी किया गया है। संशोधन किया है, और जी। सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है जो पर्दे के पीछे से आरएसएस चला रही है। जी। अगर इस पर दबाव डालना है, दबाव डाले बगैर इस पर विचार नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विचार नहीं करेगी। जी सर। तो दबाव डालने के लिए महाराष्ट्र में सारी शक्ति जब मराठा क्रांति मोर्चा के दौरान लगाई गई थी, वो सारी शक्ति लगानी पड़ेगी। नहीं मतलब मेरा ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पर्दे के पीछे से आरएसएस चलाती है, और अगर बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में आंदोलन नहीं किया गया असाधारण परिस्थिति वाला, तब तक केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार इस पर करेगी नहीं, अमेंडमेंट करने के लिए पहल नहीं करेगी। जी। जैसे एससी एसटी एट्रोसिटीज के संदर्भ में 13 लोग मरे, उसके बाद संसद में अमेंडमेंट किया गया। जी। तो अगर मराठा समाज के लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन करते हैं, मुझे आशंका है कि बीजेपी और आरएसएस के समर्थन से वो मूक मोर्चे निकाले गए थे, और केंद्र सरकार के विरोध में जब मराठा समाज आंदोलन करेगा तो अब बीजेपी और आरएसएस समर्थन नहीं करेगी, तो बड़ा आंदोलन होगा, इसके बारे में मुझे आशंका है। तो केंद्र सरकार दबाव में आकर ये काम कर सकती है, तो इसके लिए केंद्र सरकार के विरोध में आंदोलन करना होगा। और ये आंदोलन करने का एक तरीका ये है कि जो 36 जिले हैं उसमें बीजेपी के कार्यालय होंगे, जी। उन बीजेपी के जिला कार्यालयों पर लाखों लोगों का मोर्चा लेकर जाना चाहिए। और जो बॉम्बे में स्टेट लेवल का ऑफिस है बीजेपी का, उसके विरोध में ये मोर्चे लेकर जाना चाहिए सारे स्टेट का। जी सर। सर ऐसा हुआ तो बीजेपी को ये मैसेज जाएगा कि मराठा समाज हमारे विरोध में चला जाएगा, तब जाकर केंद्र सरकार इस पर विचार कर सकती है। जी इसके सर। बारे में महाराष्ट्र का मराठा समाज विचार करे, ऐसा मेरा उनको सुझाव है। जी सर। सुप्रीम कोर्ट ने गायकवाड़ कमीशन जो बनाया गया था उसकी सिफारिशों को या उसको भी खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला जो है वो भी खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति नहीं थी जिसके आधार पर 50% की जो सीमा है वो लांघ दी जाए। तो ये क्या मामला है, ये जरा हमें विस्तार से बताइए। ये असाधारण परिस्थिति के बारे में उनका कहना है कि राज्य सरकार ने
हमें ऐसा कोई असाधारण परिस्थिति निर्माण हुई है, ऐसा कोई ठोस कारण नहीं बताया कि महाराष्ट्र में कोई असाधारण परिस्थिति निर्माण हुई। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि कोई ठोस असाधारण परिस्थिति निर्माण होनी चाहिए। तो मराठा समाज के लोगों को ऐसी ठोस कारण और ठोस असाधारण परिस्थिति निर्माण करनी चाहिए, और ये आंदोलन के द्वारा निर्माण की जा सकती है। सर, आपने पहले शुरू में ही जिसका उल्लेख किया, जिसकी बात कही कि 57 मराठा मोर्चे निकले, पिछले 40 सालों से ये मांग लगातार उठ रही है, मराठा समाज इसके लिए आंदोलन कर रहा है, अलग अलग कार्यक्रम हो रहे, लोगों को जागृत करने का काम हो रहा है। 50 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है, लोग शहीद भी हो चुके हैं इस आरक्षण के लिए। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि असाधारण परिस्थिति नहीं है। तो वही हम आपसे समझना चाहते हैं कि असाधारण परिस्थिति का मतलब क्या है। असाधारण परिस्थिति उनका कहना है कि राज्य सरकार के वकीलों के द्वारा हमें समझाई नहीं गई है कौन सी असाधारण परिस्थिति निर्माण हुई। केवल रिपोर्ट में ऐसा उल्लेख है कि असाधारण परिस्थिति है, मगर कौन सी असाधारण परिस्थिति है ऐसा उनका कहना है कि राज्य सरकार ने हमें बताया नहीं। इसके बारे में छत्रपति क्रांति सेना के बाला साहेब पाटिल है, वो शायद बता सकते हैं। जी जी, मैं बाला साहब से पूछना चाहूंगा। जी बाला साहब, अभी ये जो फैसला आया, उस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? और पिछले 40 सालों से, मतलब जैसे बॉम्बे में अन्ना साहब पाटिल जी के द्वारा एक बहुत बड़ी रैली की गई थी, और उस रैली में उन्होंने आश्वासन दिया था कि रैली होने के बाद में मराठा आरक्षण लागू होगा, और वो जब नहीं हुआ तो उन्होंने अपने घर में रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार दी थी। वो पहले शहीद थे, और फिर ये आंदोलन बहुत बढ़ता गया, इतने बड़े मोर्चे हुए। मोर्चों के बाद में भी जब मामला कोर्ट में गया आरक्षण मिलने के बाद में, फिर उसके बाद 50 से ज्यादा मराठा जवान शहीद हुए, काका साहब मस्के हुआ या और भी ऐसे नौजवान थे। और इसी बीच में काफी सारी किसानों की खुदकुशियां भी हुई। 15 साल से महाराष्ट्र किसानों के लिए कब्रगाह बना है, और उसमें ज्यादातर किसान जो है, ये महाराष्ट्र में तो खेती ज्यादातर मराठा लोगों के पास है, और ये कुंडी जो किसान है, स्मॉल है, होल्डिंग रखने वाले छोटे छोटे जो दस्तकार है, वो किसान है। और वो इतने सारे आंकड़े हैं, किसानों की खुदकुशियों के आंकड़े हैं, कमीशन का, एजुकेशन का, इकोनॉमी का रिपोर्ट हमारे पास है। कमीशन ने भी बार बार सर्वे किए, 3-3, 4-4 कमीशन बने। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ये कन्विंस नहीं हो पा रही, या राज्य सरकार अपना पक्ष रखने में सफल नहीं हो पा रही। तो गलती किस तरीके से या किस स्तर पर हुई है, ये 2 सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर इसमें क्या, कहां, किस स्तर पर कमी रह गई। पहले तो इस संदर्भ में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो संविधान के अंदर शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए हक अधिकार मिल गए, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए हक अधिकार मिल गए, मगर ओबीसी के अंदर जो लोग थे उनके लिए जो हक अधिकार का प्रोविजन होना चाहिए था और उसके जो लड़ाई होनी चाहिए, तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी लड़ रहे थे, मगर नेहरू इसके विरोध में थे, और नेहरू जी नहीं चाहते थे ओबीसी के लोगों के लिए रिजर्वेशन मिले। तो ऐसे परिस्थिति में तब से पिछड़े वर्ग के साथ धोखाधड़ी हो रही है। और बाद में जब 92 में मंडल कमीशन आता है, पहले मंडल कमीशन आता है, तो आज जो मराठा रिजर्वेशन है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए, तो मंडल कमीशन की जब लड़ाई चल रही थी, तो महाराष्ट्र का जो मराठा था उस समय कांग्रेस के समर्थन में चला गया, और कांग्रेस के लोग आरक्षण के समर्थन में नहीं थे, पहले से नेहरू भी नहीं थे और पहले से ये समर्थन में नहीं थे। मेरा ऐसा आकलन है कि जब मंडल की लड़ाई चल रही थी नॉर्थ इंडिया में, तो और पूरे भारत में मंडल की लड़ाई चल रही थी, तो नॉर्थ इंडिया के यादव लोगों ने अपना तो मंडल कमीशन में इंक्लूड कर लिया, मगर महाराष्ट्र का मराठा है, ये लोग कांग्रेस के समर्थन में होने की वजह से और कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, और कांग्रेस इनको इस संदर्भ में समझा नहीं रही थी आरक्षण के संदर्भ में। तो सारा का सारा कांग्रेस के समर्थन में था, और कांग्रेस के समर्थन में होने की वजह से अपनी अलग पहचान बना नहीं पा रहा था, और मंडल से बाहर हो गया। और मंडल से
बाहर होने की वजह से आज जो संकट खड़ा हुआ है, आज 2021 चल रहा है और मराठा लोगों को हक अधिकार नहीं मिल रहा है, तो हम लोग आजाद नहीं है, हम भी आज भी गुलाम है, क्योंकि हमको अधिकार नहीं मिल रहे। तो इसके पहले का कारण, एक तो कांग्रेस के, हमारे लोगों ने कांग्रेस का समर्थन किया और कांग्रेस के लोगों ने हम लोगों को मंडल में आने नहीं दिया या हमारे लोगों की अलग लड़ाई होने नहीं दिया। दूसरी बात, 80-90 के दशक में जब राम मंदिर का आंदोलन चला, तो उस राम मंदिर के आंदोलन में हमारे मराठा लोग बीजेपी के अंदर चले गए, कमंडल के आंदोलन में चले गए। तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हमको आरक्षण देने के संदर्भ में उनका कोई इंटेंशन नहीं था। और जो थोड़ा बहुत परिणाम हुआ, मान्यवर कांशीराम जी हो, बामसेफ हो और अन्य संस्थाओं, बाद में मराठा सेवा संघ, इन लोगों ने जब दबाव बना और अन्ना साहब पाटिल का आपने जो नाम लिया, इन लोगों ने तब जब दबाव बना, तब जाके मराठा रिजर्वेशन के समर्थन में लोग आने लगे। और ऐसे परिस्थिति में मराठा लोगों के साथ आज तक मराठा लोगों को जो उनको बाबा साहब ने और उस समय समझाया था और पंजाबराव देशमुख ने समझाया था, उस समय कुणबी बनने के बजाय हमारे लोगों ने मराठा बनना पसंद किया और अपग्रेडेशन किया। तो आज हमारे लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारा कुणबी होना चाहिए, मगर आज परिस्थिति नहीं रही है। और ऐसे परिस्थिति मराठा लोगों को अपनी पहचान बनाने के लिए, आज भी पहचान बनाने के लिए और हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस परिस्थिति में मराठा समाज के आरक्षण के लिए जो अवरोध बना हुआ है, वो सबसे ज्यादा अवरोध बना हुआ है। ये जो सिस्टम है, ये लोग हम लोगों को आरक्षण देना नहीं चाहते, ना कांग्रेस की इच्छा है ना बीजेपी की इच्छा है। ये मराठा लोगों को आरक्षण नहीं देना चाहते। इस वजह से मराठा लोगों का रिजर्वेशन नहीं होने की वजह से ना एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उनको ड्रॉप आउट बढ़ रहा है, उनका 10वीं 12वीं में ड्रॉप आउट बढ़ रहा है। और ड्रॉप आउट की वजह से और जब जाता है तो खेती में भी काम नहीं कर रहा, उधर भी वो खुदकुशी कर रहा है, उधर भी कुछ ये नहीं हो रहा है। तो दोनों साइड से ये पीट रहा है, ना एजुकेशन में आगे जा रहा है, ना इधर सामाजिक स्थिति में आगे आ रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में मराठा लोगों को आरक्षण चाहिए। 40 साल से लड़ाई चल रही है, मगर 40 साल से मैं एक मुद्दा कहूंगा कि 2014 के पहले चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने नारायण रानी समिति गठन किया और नारायण रानी समिति गठन करके उस समय कहा था, और वो तो चुनाव के पहले का था, तो चुनाव के पहले दिया, इसका मतलब इनको आरक्षण देना था तो वो 2009 से 2014 तक देते। केंद्र में और राज्य में दोनों में सरकार थी, 2004 से 2009 में भी सरकार थी, तो उस समय भी वो दे सकते थे, केंद्र में भी राज्य में थी, मगर उन्होंने उस समय दिया नहीं, उस जो आरक्षण के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। और चुनाव के पहले नारायण रानी समिति गठन करके आरक्षण दिया, तो ये पॉलिटिकल एजेंडा हो गया। और उसके बाद जब फडणवीस जी का सरकार आया, देवेंद्र फडणवीस जी का, तो उन्होंने भी इस बात को ध्यान दिया। जब मराठा लोगों ने असाधारण परिस्थिति बनाया मराठा रिजर्वेशन को लेकर, और उस समय जब मोर्चे निकले 16-17 में, तब जाके दबाव बना। उसके बाद 42 लड़कों ने खुदकुशियां किया, तब जाके एक दबाव बना। और तब जाके फडणवीस को ऐसा लगा कि अगर मैं इनके लिए कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लूंगा तो ये लोग वोट नहीं करेंगे। तो इसके लिए 30 नवंबर 2018 को, यानी 19 के चुनाव को सामने रख के निर्णय लिया। तो दोनों सरकार ने चुनाव के पहले निर्णय लिया। इसका मतलब इनको आरक्षण देना नहीं है, केवल पॉलिटिकल जो मुद्दा है, पॉलिटिकल डिसीजन लेना और वोटों का जुगाड़ करने का मामला है। तो दोनों सरकार से हमारी अपेक्षा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें उसमें कही, सुप्रीम कोर्ट ने जो संदर्भ दिया है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मराठा लोग मागास नहीं है। उन्होंने न्यायमूर्ति गायकवाड़ कमीशन की रिपोर्ट को उन्होंने खारिज किया है। अभी बात ऐसी है कि 70 साल से मराठा बैकवर्ड है या नहीं है, इसमें ही उलझा हुआ है। 70 साल में जो चल रहा है तो है या नहीं है। और बाकी सारे मुद्दे को, जैसे इंदिरा साहनी का जो मुद्दा है, कि आपका तो साहब ने, मेश्राम साहब जी ने उसको क्लियर कर दिया है। मगर जो बैकवर्डनेस का मराठा लोगों का मुद्दा है, तो मराठा तो वास्तविक कुणबी है, उनका सारा रिकॉर्ड कुणबी है, वो बैकवर्ड है। और उसके लिए घूम घूम कर न्यायमूर्ति गायकवाड़ आयोग ने घूमा। मैंने उसमें खुद मेरे से एक ये दिया, उसमें मेमोरेंडम दिया था। जी सर, कल सर संविधान के 102वें संशोधन के बाद सर का संपर्क हमारा टूट गया है। आता है, बहुत सारे संदर्भ आते हैं। ज्योतिराव फुले जी के साहित्य में आता है, शाहू महाराज के उनका वेदोक्त प्रकरण है। वेदोक्त प्रकरण में तो उनको बहुत ज्यादा पीड़ित किया, सोशली बैकवर्ड है ऐसा प्रूव किया। मेधा खोले के अभी हालत में मेधा खोले के जो जिसने मराठा यादव उसको तो कास्ट के आधार पर ही उसने ये किया ना, मुद्दा उठाया कि तुमने हमारा ये किया।
पैठण में गायकवाड़ नाम का मराठा पानी डालने जब गया एकनाथ के वो गागर में, तो वहां भी उस ब्राह्मणों ने हकाल दिया, ये हमारा है, तुम इधर आ नहीं सकते। जी जी। तो बार बार हमारे साथ यह व्यवहार हो रहा है, हम सोशली भी बैकवर्ड है, ये प्रूव भी हो रहा है, फिर भी न्यायमूर्ति गायकवाड़ कमीशन के आयोग को खारिज कैसे कर रही है सुप्रीम कोर्ट, हमको नहीं समझ में आ रहा। मिसाल सर, बार बार मराठाओं का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उनकी जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट है, शुगर इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट बैंक है, पंचायत, जिला या विधानसभा में जो उनका रिप्रेजेंटेशन है, उसको लेकर सवाल किया जाता है कि भाई आपके इतनी एमएलए है, आपके इतनी एमपी है, इतनी शुगर इंडस्ट्री आपके कब्जे में है, इतनी सारी कोऑपरेटिव बॉडीज आपकी है, तो फिर मराठा बैकवर्ड कैसे? ये जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का जो बार बार मुद्दा उठाया जाता है, और महाराष्ट्र में एक 100-200 ही मराठा घराने हैं जिनका नाम लेकर ये सारी बातें होती है, तो क्या ये 100-200 मराठा घराने ही पूरे मराठा समाज का प्रतिनिधि है? नहीं, संविधान के अंदर ऐसा कहा हुआ है कि दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, कि अगर कोई समाज जो पर्याप्त प्रमाण में प्रतिनिधित्व करता है या नहीं करता है, तो हमारा कहना है अगर हमारे लोगों को, अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में हम लोग देखेंगे, प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर देखा जाए, तो हमारा कोई प्रतिनिधित्व ढूंढ ढूंढ कर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। दिल्ली के अगर सेक्रेटरीट जाए तो वहां तो मराठा दूरबीन लेकर भी मिलेगा नहीं, और महाराष्ट्र के भी सेक्रेटरीट पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर वहां तो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं, हमको प्रतिनिधित्व नहीं, हम बैकवर्ड ही हुए ना। फिर बाकी अगर अन्य इंस्टीट्यूट में देखा, इंस्टीट्यूशनल में, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट में देखा जाए, तो वहां भी हमारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। और जो हाउस में प्रतिनिधित्व दिख रहा है आप लोगों को, जो मराठा एमएलए दिख रहे, मराठा एमपी दिख रहे, शुगर लॉबी दिख रही है, वो हमारे अगर प्रतिनिधि होते तो वो कब का हमको प्रतिनिधित्व देते, वो हमारे अगर प्रतिनिधि होते तो कब का देते। मगर वो हमारे प्रतिनिधित्व नहीं है, वो पार्टी के प्रतिनिधि है, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि है, बीजेपी पार्टी के प्रतिनिधि है, और बीजेपी और कांग्रेस का रिजर्वेशन के समर्थन में एजेंडा नहीं है उनका, रिजर्वेशन मिले इसके लिए उनका कोई एजेंडा नहीं है। तो जो हमको हमारे प्रतिनिधि दिखाई दे रहे या दिखाया जा रहा है, वो हमारे प्रतिनिधि नहीं है, वो पार्टी के प्रतिनिधि है, समाज के प्रतिनिधि नहीं। तो इनसे हम उम्मीद रखें, ये मुझे नहीं लग रहा इनसे उम्मीद रखना चाहिए। सर, मैं मिश्राम साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने अपने शुरुआती बात में भी इस मुद्दे को उठाया है कि 102वां जो संविधान का संशोधन था, जिसके तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक संवैधानिक मान्यता दी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अभी इस जजमेंट में मान्यता दी, और 3 वर्सेस 2 का उनका उसमें ये भी रहा, और उसमें उन्होंने कहा कि स्टेट को अभी कोई पावर नहीं होगी कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करे। ये एक तरह से स्टेट को डिसएम्पावर करने का या स्टेट के अधिकारों पर एनकरेजमेंट करने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है। जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमारे स्टेट का, संविधान का, राज्य सरकार को, संविधान के अनुसार राज्य सरकार को अपने प्रशासन में प्रतिनिधित्व देने का अधिकार शुरू से संविधान के अंदर है जी। अगर 102 के संविधान संशोधन के अनुसार यदि ऐसा हुआ है तो वो राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण हो गया है, और इसके लिए राज्यों को झगड़ा करना चाहिए, लड़ाई लड़ना चाहिए, और इस पर पुनर्विचार करने के लिए लेकर जाना चाहिए मामला सुप्रीम कोर्ट में। जी। तो क्या बॉम्बे, मतलब महाराष्ट्र के असेंबली में ऐसा कोई रेजोल्यूशन पारित करके, जैसे इससे पहले भी 50% की सीलिंग को ओवररूल करने के लिए तमिलनाडु स्टेट हो या अलग अलग असेंबली में, खासतौर पर तमिलनाडु में मामला हमको काफी बार दिखाई दिया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को विधानसभा का रेजोल्यूशन पारित करके एक तरह से निरस्त कर दिया था। तो क्या महाराष्ट्र का जो असेंबली है इस तरीके से अपनी पॉलिटिकल विल दिखाकर, जैसे बीजेपी भी कह रही है कि हम मराठा आरक्षण के समर्थन में, शिवसेना भी कह रही है, एनसीपी भी कह रही है, कांग्रेस भी अब ये कह रही है कि हमने दिया था, आपने बचा पाए, बीजेपी आरोप लगा रही है, तो क्या ये सारे मिलकर महाराष्ट्र की विधानसभा में ऐसा कोई रेजोल्यूशन पारित करके ये जो रिजर्वेशन गया है उसको रिस्टोर करने के लिए कोई असेंबली में बात कर सकते? ये संवैधानिक मामला है जी। क्योंकि तमिलनाडु का मामला आजादी के पहले से वहां पर कम्युनल जीवो है। जी सर। तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अलग है। जी जी। और 102 का संविधान संशोधन होने के पहले और बाद का
मुद्दा संवैधानिक दृष्टि से जांच पड़ताल करने का मामला है, मगर मेरा ऐसा मानना है कि राज्य सरकार को अपने प्रशासन में अधिकार देने का अधिकार होना चाहिए। वो कोई केंद्र सरकार को देने की बात तो कर नहीं रहे। ये कानून केंद्र सरकार के लिए नहीं बनाया गया, स्टेट के लिए था। ये तो स्टेट के लिए बनाया, तो ये तो अधिकार विधानसभा के पास है, ये उनको कानून बनाने का अधिकार है। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं बना रहे, अपने ही गवर्नमेंट के लिए बना रहे हैं। तो इस पर पुनर्विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और सारी पार्टी के लोगों को मिलकर अनानिमसली ये कानून पास करना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है कि वो अधिकार नहीं है राज्य सरकार को, तो वो राज्य सरकार अमेंडमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव डालने का काम करे कि 102 के अनुसार हमारे अधिकार छीने गए हैं। जी तो इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। जी सर, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में काफी तरह से सवाल पूछे गए थे, अलग अलग राज्य सरकारों की भी उसमें बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बात ये भी कही इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कि भाई बैकवर्ड क्लासेस का, खास तौर पर जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसको एम्पावर करने के लिए केवल नौकरियों में आरक्षण देने से ही ये मामला नहीं बनेगा। स्टेट के पास और भी दूसरे तरीके हैं जिससे उनको एम्पावर किया जा सकता है। मैं कोर्ट के ओपिनियन से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि रॉन्ग मिक्सिंग कर रहे हैं। जी रॉन्ग मिक्सिंग ये है कि सोशली यानी एजुकेशनली अपलिफ्टमेंट करने का जो कार्यक्रम है वो राज्य सरकार के अधीन है, वो बजट के अधीन है या बहुत सारे निर्णय करने का अधीन है, मगर ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है। जी केवल नौकरियों का मामला नहीं है, ये केवल एम्प्लॉयमेंट का मामला नहीं है। जी भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है, दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है ये प्रतिनिधित्व का मामला है, प्रशासन में प्रतिनिधित्व का मामला। और मैं नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये समझ में नहीं आता है। उसके बावजूद भी सर वो ऐसी भूमिका लेकर कह रहे हैं, ये समझने से परे है। जी सुप्रीम कोर्ट को ये चीजें रॉन्ग मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए। जी और रॉन्ग किया गया है और ये गलत है। जैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतलब ये भी कहा गया है कि आरक्षण को यानी पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है वो पूरी तरह से प्रभावहीन हो गया है क्रीमी लेयर की वजह से, जैसा आमतौर पर आप भी कहते हैं और बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं। तो क्या उसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या इसको लेकर भी एक आंदोलन? मैं स्ट्रांगली इस बात का समर्थन करता हूं जी कि जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था जी, उस समय 71% ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग प्रशासन में थे। जी मतलब प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे। जी मंडल कमीशन का जो जजमेंट आया 16 नवंबर 92 का, उसने 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया। उसके बाद 71% का आंकड़ा कम होना चाहिए था जी, मगर ये आंकड़ा 79.2% हो गया, यानी ये कम होने के बजाय बढ़ गया। तो प्रशासन का लोकतांत्रिकरण होना बहुत जरूरी है। जी अगर लोगों को न्याय करना है भारत में, तो प्रशासन का लोकतांत्रिकरण करना जरूरी है। ये एकाधिकार हो गया, ब्राह्मण और तत्सम उच्च जाति का प्रशासन में एकाधिकार हो गया। और ये एकाधिकार कोविड के दौरान देख रहा है, प्रशासन जो कोलैप्स हो गया वो एकाधिकार की वजह से हो गया। जी में आम आदमियों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आजादी को अभी 75 साल के लगभग हो रहे हैं, फिर भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन का बहुत अहम मामला है और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि क्रीमी लेयर का जो ऑर्डर दिया गया है उसका भी पुनर्विचार करना चाहिए। जी सर, इसी को लेकर मैं एक सवाल आपसे, अगर क्रीमी लेयर का पुनर्विचार नहीं किया जाता है तो कम से कम इस ऑर्डर में यह सुधार किया जाना चाहिए कि जब तक 27% रिजर्वेशन पूरा नहीं होता तब तक क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा और 27% पूरा होने के बाद क्रीमी लेयर लागू होगा। जी कम से कम ये सुधार होना चाहिए।
एक नई बात सर आपने कही है। सर मैं होगा वो 27% जल्दी फुलफिल होगा। जी सर, बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं हो रहा है जी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। सर, उसी को लेकर है कि उनको मेरिट चाहिए। जी प्रशासन की दक्षता को ध्यान में रखते हुए आरक्षण पर अमल किया जाए। वो कहते हैं कि प्रशासन में मेरिटोरियस लोग आने चाहिए, उनका ये कहना है। तो मैं इसका विरोध नहीं करना चाहता हूं कि प्रशासन में मेरिटोरियस लोग होने चाहिए, मगर जिनके बच्चे महाविद्यालय में पढ़ाई नहीं कर पाते वो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कैसे आएंगे? जिनका हायर एजुकेशन ही नहीं होगा तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कैसे आएंगे? जो गरीब लोग हैं बैकवर्ड क्लासेस के, वो गरीब लोग हायर एजुकेशन में नहीं आएंगे। अगर हायर एजुकेशन में नहीं आएंगे तो प्रथम श्रेणी के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आएंगे कैसे? पहले तो ये बात है। दूसरा, जो आर्थिक दृष्टि से थोड़े मजबूत लोग हैं, ओबीसी के ही लोग हैं, मगर आर्थिक दृष्टि से मजबूत लोग हैं, वो अपने बच्चों को महाविद्यालय में पढ़ा सकते हैं और वो बच्चे मेरिटोरियस में आ सकते हैं। तो उनको बोल रहे हैं कि आपको क्रीमी लेयर लगाया है, यानी क्रीमी लेयर लगाने से मेरिट वाला नहीं मिलेगा और मेरिट वाला चाहिए तो क्रीमी लेयर वहां लगा देते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी फैसला है और ये कॉन्ट्राडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के लोगों को समझ में नहीं आता होगा। ये मुझे समझ में नहीं आता, जरूर आता होगा। यानी जिनके बच्चे महाविद्यालय में पढ़ेंगे वही तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आएंगे और महाविद्यालय में उनके बच्चे पढ़ सकते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक है जी। एक तो ये बात है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती थी कि ये जो मंडल कमीशन की लिस्ट है 3743 जातियों की, इसमें तो उन्होंने पहले से ही क्रीमी लेयर के लेवल के, जैसे मराठा है तो मराठा ये बैकवर्ड क्लासेस में ऊंची जाती है इसलिए उसको निकाल दिया और हर राज्य से निकाल दिया। हाँ सर। तो वाला क्रीमी लेयर लगाने की क्या जरूरत थी फिर? जी, ऊंचे जाति के लोगों को आपने पहले निकाल दिया शूद्रों की, क्योंकि मराठा कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में नहीं आता। वो तो छत्रपति शिवाजी महाराज को भी उन्होंने शूद्र कहा, शाहू महाराज को भी शूद्र कहा। और अभी पुणे में जो घटना घटित हुई उस दौरान भी वो उनको शूद्र ही मानते हैं, अभी भी यही कह रहे हैं। तो इस हिसाब से सारे देश भर में जिन जातियों को वर्ण व्यवस्था में शूद्र होने के बावजूद भी मंडल कमीशन में शामिल नहीं किया, वो पहले से ही क्रीमी लेयर लगाकर उनको अलग हटाया, तो दोबारा क्रीमी लेयर लगाने की क्या जरूरत थी? मेरी बात समझ रहे कुमार जी? जी सर। दो बार क्रीमी लेयर लगाया। पहली बार तो पराठा को डिलीट करने के लिए लगाया, जी, मंडल से बाहर करने के लिए किया। फिर जो 3743 जातियां है फिर उसको क्रीमी लेयर लगाया और क्रीमी लेयर लगाने के बावजूद भी 3743 जातियों को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया जी, 1998 जातियों को ही दिया, केवल 2000 जातियों को ही दिया। अभी भी 1744 जातियों को उन्होंने मंडल कमीशन के रिकमेंडेड जातियों को नहीं दिया। जी, ये बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन है जी। इसके लिए भी अलग से आंदोलन करने की जरूरत है। सर मैं एक सवाल आपको इसी निर्णय में इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन है सर, इसी को लेकर एक सवाल सर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मराठा आरक्षण की सुनवाई करते समय ये बात कही कि इंदिरा साहनी जजमेंट को दोबारा रिविजिट करने की या उसका पुनर्विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप जैसे अभी ये कह रहे हैं कि काफी सारी विसंगतियां उस जजमेंट में है, 30 साल से ज्यादा का समय हो गया है, परिस्थितियों में बहुत ज्यादा बदलाव हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में
सुप्रीम कोर्ट को इंदिरा साहनी जजमेंट की समीक्षा करनी चाहिए थी और एक नए पर्सपेक्टिव में आरक्षण की व्याख्या करने की जरूरत थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवररूल कर दिया। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों किया सुप्रीम कोर्ट? 3 जज का जो बेंच था जी, उन्होंने जस्टिस मिश्रा के नेतृत्व में ये निर्णय दिया था कि पुनर्विचार करने की जरूरत है। जी जी, हाँ सर। मगर ये पुनर्विचार संविधान बेंच को करना चाहिए, इसलिए 5 जज के बेंच को भेजा गया। जी 3 जज ने कहा कि पुनर्विचार होना चाहिए, जी, 5 जज ने पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं मानी। ये भी बात अजीब किस्म की लगती है। हाँ सर, वही एक थोड़ा सा सवाल है कि जजमेंट है, ये जजमेंट में बहुत सारी बातों को ध्यान रखा गया, ऐसा मुझे नहीं लगता। जी, जो गायकवाड़ कमीशन ने जो आंकड़े इकट्ठा किए, उन आंकड़ों को भी उन्होंने सही नहीं माना। अगर उन आंकड़ों को सही माना जाता तो ये निर्णय नहीं किया जा सकता था। उन आंकड़ों का जो गायकवाड़ कमीशन ने रिकमेंडेशन किया, उन आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद मेरे दिमाग में एक और बात आती है। जी सर। वो आंकड़ों के आधार पर क्या समझ में आता है कि मराठा कोई होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। मराठा जो जाति है वो होमोजीनियस ग्रुप नहीं है जी। मराठा जाति जो है उसमें 2 मेजर सेक्शन हैं। एक कुनबिकी करने वाले लोग और दूसरे कुनबिकी ना करने वाले मराठा लोग। जी, जो गायकवाड़ कमीशन के डाटा अवेलेबल है उसके आधार पर कह रहा हूं। तो कुनबिकी करने वाले जो लोग हैं उनको निश्चित रूप से उनका विचार किया जाना चाहिए। जी। अब ये कैसे विचार हो, इसके बारे में राज्य सरकार को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी पुनर्विचार के दौरान, ये पुनर्विचार में मामला जाएगा तो दोबारा इस पर विचार किया जाना चाहिए। लार्जर बेंच के पास भी इसको भेजा जा सकता है। लार्जर बेंच के लिए भेजने के लिए 5 जज ने रिजेक्ट किया, तो इसलिए वो जाएगा नहीं। पुनर्विचार करने का ही अवसर है जी। तो पुनर्विचार में जो डाटा सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्वीकार नहीं किया वो डाटा उनके सामने रखा जाना चाहिए। जी सर, जैसे हाल ही के कुछ फैसले सुप्रीम कोर्ट के अगर हम देखते हैं तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ऐसा दिखाई देता है। तो मेरा सवाल आप दोनों से है, छत्रपति क्रांति सेना के जो संरक्षक है बाला साहब मिसाल पाटिल, उनसे और मिश्राम साहब से, दोनों से सवाल है कि क्या ये फैसला पॉलिटिकल मोटिवेट लगता है किसी भी तरह से, जिस प्रकार से अभी राजनीति? मेरा ऐसा मानना है संकेत जी। जी सर। मेरा ऐसा मानना है कि मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है उसमें अलग अलग राज्यों से जिन जातियों को डिलीट किया गया वो डिलीट करने का निर्णय भी पॉलिटिकल था। जी। जैसे नॉर्थ इंडिया की जाट जातियां, जबकि वो भी प्रशासन में नहीं है। मराठा भी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसमें नहीं है जी। और वो नॉर्थ इंडिया की जो जाट जाति है वो भी वर्ना सिस्टम में शूद्रा में आती है जी। अगर वो शूद्रा में नहीं आती होती तो फिर पंजाब में उन्होंने सिखिज्म में कन्वर्शन क्यों किया होता? सिखिज्म में ब्राह्मण धर्म के अनुसार वो उनको शूद्र ही माना जाता है, इस वजह से तो मराठा को भी ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र ही माना जाता है। मराठा समाज के जो लोग अपने को क्षत्रिय मानते हैं वो भी कॉन्ट्राडिक्शन के शिकार है। यदि वो क्षत्रिय मानते हैं तो फिर आरक्षण की मांग नहीं कर सकते जी। और अगर आरक्षण की मांग करना चाहते हैं तो फिर उनको अपने आप को बैकवर्ड घोषित करना होगा। मगर वो बैकवर्ड भी घोषित नहीं करना चाहते और रिजर्वेशन भी चाहते हैं और क्षत्रिय भी बनना चाहते हैं। इसकी वजह से
ये कॉन्ट्रेडिक्शन के शिकार है, कॉन्ट्रेडिक्शन के शिकार है, ऐसा मेरा मानना है। नेताओं के कहने पर मराठा बन गए और ब्राह्मणों की साजिश के तहत उनको हवा दी गई है, जातीय अहंकार उनके अंदर डेवलप किया गया और वो जातीय अहंकार के प्रभाव में 50-60 साल तक जीवित रहे। और जब उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए और उनके सामने उन्होंने देखा कि शेड्यूल कास्ट के लोग आगे बढ़ गए रिजर्वेशन से, शेड्यूल ट्राइब के लोग आगे बढ़ गए, नॉमिडिक ट्राइब के लोग आगे बढ़ गए, बैकवर्ड क्लासेस के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग जो है हम लोग पीछे रह गए। तब उनके अंदर जो जातीय अहंकार जो ब्राह्मणों ने डेवलप किया था, अब उसके बारे में उनको पुनर्विचार करना पड़ा। नहीं तो उन्होंने मंडल आयोग, एक विषाचा प्याला, ऐसा अभियान चलाया था जी जो कि गलत था। तो मेरा यह कहना है कि ये भारत का जो राजनीतिक क्षेत्र है कुमार जी, उसमें ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी है। तो उन्होंने क्या किया, राज्यों में जो जाति संख्या में ज्यादा है उनके साथ समझौता किया और राज्य की सत्ता उनको दी और उनके समर्थन से केंद्र की सत्ता अपने नियंत्रण में रखी। यदि मराठा लोगों को बैकवर्ड के लिस्ट में डाल दिया जाता है तो ये पॉलिटिकल इक्वेशन गड़बड़ा जाएगा। केवल महाराष्ट्र में नहीं, ऑल इंडिया में गड़बड़ा जाएगा। तो ये पॉलिटिकल, इसके बिहाइंड में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस है वो जब फैसला देते हैं और अंदर चर्चा करते होंगे तो अंदर में वो सारी बातें ध्यान रखते होंगे कि उनका वर्चस्व जो है बनाए रहना चाहिए जी, और इस बात को लेकर वो जजमेंट में इसका रिफ्लेक्शन नहीं आता है। जजमेंट में वो दूसरे कारण बताते रहते हैं। जी, जब वो दूसरे कारण बताते हैं तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन होता है। जी, सच्चाई वो लिख नहीं सकते, सच्चाई पर्दे के पीछे रहती है जी सर, और पर्दे के सामने जो बातें लिखती है वो उसी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन में आती है बात। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी कॉन्ट्रडिक्शन है और मराठा समाज के अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शन है। मराठा समाज के जो लोग हैं वो बैकवर्ड क्लासेस के जो कुणबी लोग हैं उनके साथ भी वो सामाजिक लेवल पर उनका रिश्ता नहीं है। मतलब रोटी बेटी का व्यवहार जो होता है वो नहीं है। और इन्होंने ब्राह्मणों के इशारे पर मराठा समाज के लोगों ने अपने आप को अलग करने की कोशिश की, उस वजह से वो शिकार हुए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मराठा समाज के जो धुरी लोग हैं उन लोगों को पहल करना चाहिए। जिन ब्राह्मणों के इशारे पर कुणबी का मराठाकरण हुआ, अब समझदार मराठा लोगों को पहल करके मराठा का कुणबीकरण अभियान शुरू करना चाहिए। जी, जी। और जो साहब मिसाल पाटिल, उनके साथ अपने रिश्ते नए सिरे से बनाने का काम करना चाहिए। जी बाला साहब मिसाल पाटिल, सर मैं आपसे भी समाज के लोग विचार करेंगे, जी, मुझे इस पर लगता नहीं है, मगर ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। जी 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 पाटिल साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पर? एक तो ये सवाल मेरा बेसिक है कि क्या ये फैसला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जैसा शर्म साहब ने कहा, आप उनसे सहमत है या कुछ अलग राय रखना चाहते हैं? नहीं, ये बात सही है, क्योंकि हर बार जब निर्णय आता है उसका प्रसाद जो होते हैं उसके वो सारे पॉलिटिकली प्रसाद होते रहते हैं और इसके सबूत भी है बहुत सारे। और मेश्राम साहब ने जो कहा है वो बात भी सही है। मराठाओं ने ब्राह्मणों के समर्थन में कच्छपी, वो मराठी शब्द है कच्छपी लगना, वो ब्राह्मणों के अगर कच्छप नहीं जाते, उनके समर्थन में नहीं जाते तो आज वो आरक्षण के बेनिफिशियरी होते। तो ये बात सही है। और मराठाओं को अलग करने का भी कारण रहा मंडल कमीशन के समय में। अगर मराठा मंडल में इंक्लूड रहता तो बेनिफिशियरी लोगों का बड़ा मोर्चा हो जाता और ब्राह्मणों को वो आइसोलेट करते, अलग रखते। मगर उनको अपने समर्थन में कुछ लोग चाहिए थे, इसलिए उन्होंने मराठाओं को अलग निकाला जानबूझकर और आरक्षण के विरोध में खड़ा कर दिया।
जानबूझकर। तो हर बार जब जजमेंट आता है उसका पॉलिटिकली अगर प्रसाद होता है उसका जरूर ये पॉलिटिकल अगर बना जाए तो हम अभी जजमेंट आया है तो हम लोगों ने मेश्राम साहब जी को बहुत बार सुना है, वो जब कहते हैं कि कोर्ट चालू नहीं है, बस 10% कोर्ट चालू है। और ऐसे परिस्थिति में कोविड पैंडेमिक के दरमियान ऐसा निर्णय लाने के पीछे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसे परिस्थिति में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मामले पेंडिंग है, उसकी सुनवाई नहीं हुई, मगर मराठा उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। और कोई मराठा ऑर्गेनाइजेशन का कोई अभी कॉल नहीं था कि ऐसा ऐसा करो हमको, ये उन्होंने भी पैंडेमिक को देख के इस मुद्दे पर उन्होंने चर्चा भी नहीं थी उसकी। हाँ, तो ऐसे परिस्थिति में लाया तो इसके पीछे भी कोई ना कोई, जैसे वो हो महाराष्ट्र के फडणवीस बार बार कह रहे हैं कि मैं करेक्ट गेम करूंगा। वो पॉलिटिकल जो बोलते हैं कि आपका ये कब होगा सरकार, तो बोलते करेक्ट टाइम पर करेक्ट करूंगा। तो हो सकता है इसके पीछे अगर फडणवीस भी कुछ कह रहे तो कोई इसका भी पॉलिटिकल भी हो सकता है जजमेंट, पॉलिटिकल जैसे। और एक हमारे साथ अभी खबर है कि जो ईवीएम के मुद्दे पर रंजन गोगोई ने जजमेंट देने के बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया। तो पॉलिटिकली डिसीजन, उनको अगर पॉलिटिकली बेनिफिट होता है तो जजमेंट देते समय भी पॉलिटिकली जजमेंट देते होंगे। तो ऐसा आशंका लगती है, ऐसा आशंका है हमें, तो इस बात से मैं सहमत हूँ। मेश्राम साहब, अभी ये जो फैसला मराठा आरक्षण को लेकर आया, तो क्या इसका परिणाम जो जाट आंदोलन, मतलब जाट आरक्षण की मांग कर रहे हैं, गुजरात में हमने देखा कि पाटीदारों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, राजस्थान में गुज्जरों का आंदोलन हुआ, तो ये इस फैसले का परिणाम जो है क्या पाटीदार आंदोलन के भविष्य पर होगा या गुज्जर आरक्षण के भविष्य पर होगा? मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या ये पता नहीं कि नॉर्थ इंडिया में जाटों का आंदोलन चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, और कम्मा और कप्पू का ये आंध्र प्रदेश में चल रहा है। जी जी। हाँ, तो सारे देश भर में जो जिसको मंडल कमीशन से डिलीट किया, मगर वर्ना सिस्टम जो ब्राह्मणों का है उसमें शूद्रा है जी, उनको उन्होंने डिलीट किया। वो डिलीट की हुई जातियां सारे देश भर में डिमांड कर रही है जी। तो सारे देश भर में अगर डिमांड कर रही तो इसका मतलब है असाधारण परिस्थिति है जी। तो सुप्रीम कोर्ट कैसा कह रही है असाधारण परिस्थिति नहीं है? सारे देश भर के लोग ऐसा कह रहे हैं। अगर सारे देश भर के लोग ऐसा कह रहे हैं तो इस पर विचार करना चाहिए। अभी सर, ये 10% आरक्षण जो सवर्णों को दिया गया आर्थिक आधार पर, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और ये केस जो है, ये मराठा आरक्षण के केस से पहले से सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और ऐसे बहुत सारे गंभीर मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने 370 का मामला पेंडिंग है। ये जो एनआरसी को लेकर काफी सारे केसेस गए थे, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लेकर भी काफी सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पहले से सारे पेंडिंग थे। पैंडेमिक के भी काफी सारे इश्यूज सरकार के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास में भी है, मगर उसके बावजूद भी इस परिस्थिति में इमरजेंसी के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिए। क्या इसके पीछे ये तो कोई मंशा नहीं की अगर हम रिजर्वेशन के विरोध में जजमेंट देंगे इस पैंडेमिक के पीरियड में तो कोई आंदोलन खड़ा नहीं होगा? क्या ये आंदोलन को दबाने के लिए किया गया हो? ऐसा हो सकता है, मगर जस्टिस बोबड़े जब चीफ जस्टिस बन गए तो उनका जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है कि उनके दादा आरएसएस के ऑल इंडिया के लीगल संगठन के प्रमुख थे जी, और बोबड़े उनका पोता है जी। वो जब चीफ जस्टिस बने उनके दौरान ये सारा पेंडिंग मामला हुआ जी। तो उनका व्यवहार बीजेपी को बचाने का रहा, ऐसा व्यवहार से तो कहा जा सकता है। क्योंकि अगर फैसले होते हैं तो उनके विरोध में देने पड़ते, क्योंकि बहुत सारे संवैधानिक मामले हैं, तो वो उन्होंने फैसले नहीं दिए। बड़ा साहब, कोविड के रेफरेंस में अभी जस्टिस चंद्रचूड़ के माध्यम से जो मामले आ रहे हैं वो बातें बोबड़े भी कर सकते थे जी, मगर बोबड़े ने कुछ भी नहीं किया। 60 दिन तक तो प्रवासी मजदूरों की समस्या भी नहीं उन्होंने मानी। वो तो बहुत दुखद बात है जी। सुप्रीम कोर्ट का पॉलिटिकलाइजेशन होना बहुत ज्यादा दुखद बात है जी। बड़ा साहब, आपको क्या लगता है कि अभी महाराष्ट्र में जो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति चल रही है, बीजेपी ये कह रही कि हमने दिया मगर आप बचा नहीं पाए, और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगा रही कि उन्होंने समय बर्बाद किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात नहीं रखी, तो ये जो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति महाराष्ट्र में कांग्रेस
एनसीपी और शिवसेना और बीजेपी के बीच में चल रही है, और दोनों पार्टियां ये दावा दे रही थी कि हम मराठा आरक्षण किसी भी स्थिति में बचाएंगे और देंगे, दोनों विफल हो गई है। आप क्या कहते हो इसके बारे में? इसके पीछे इनकी भी सत्ता की राजनीति है, और इस सत्ता की राजनीति को आधार बनाकर इन लोगों ने, जैसे मान लो कि अभी कल फडणवीस कह रहे थे कि इन्होंने टेक्निकल जो मुद्दे उठाने चाहिए थे, कोर्ट को समझाना चाहिए, तो समझाने में असफल रहे। तो मैंने कल ही कहा था, फडणवीस जी, अगर आपको समझ में आता था तो आपने क्यों नहीं पार्टी बन के कोई अलग से उसमें याचिका दायर किया, और आपने क्यों नहीं समझाया? आप तो यही चाहते थे कि ये असफल रहे, और ताकि मैं इनको असफलता के तौर पर टारगेट हिट करूं। तो ये सारा का सारा मामला, मैंने पहले ही कहा, ये पॉलिटिकली डिसीजन है, पॉलिटिकल सत्ता की लिए इनका बार बार इस प्रकार का काम चलता रहता है। और फडणवीस जी भी चाहते थे कि रिजर्वेशन ना मिले, ताकि मैं इस सत्ता को इन लोगों को सत्ता के माध्यम से इनकी कोंडी कर दूं, मैं इनको अगर ये कर सकता हूं तो ये एक मुद्दा। बड़ा साहब, मेरा सवाल का ये था कि इतने बड़ी संख्या में जो मराठा है, 30% से ज्यादा का पॉलिटिकल वोट वो रखते हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस रखने वाले कम्युनिटी के अधिकारों का विरोध करना इन पॉलिटिकल पार्टियों का संभव कैसे होता? क्या उनको अपनी सत्ता गंवाने का डर नहीं है? नहीं, ये बात तो सही है, मगर अब इसके पीछे और एक भी एस्पेक्ट दिखाई देता है कि इन लोगों को पता है, चाहे कितना भी इनके अंदर अनरेस्ट पैदा हो, चुनाव के दरमियान हम लोग ईवीएम मशीन का भी इस्तेमाल का एक मुद्दा आता है। इसके पीछे ये भी एक रहस्य होता है कि ईवीएम मशीन का भी मुद्दा हो सकता है, और इसके आधार पर इनका सेटलमेंट भी होता रहता है बहुत बार। जैसे महाराष्ट्र में मराठा मोर्चे निकले, उसके बाद लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे, अरे सारे मोर्चे मराठा लोगों के बीजेपी के पीरियड में सरकार के विरोध में निकले थे, मगर जब पंचायत राज के चुनाव हुए तो सबसे ज्यादा फायदा इसका बीजेपी को हुआ था। बीजेपी के आए सबके साथ, सबसे ज्यादा बीजेपी के उस समय में आए, और बल्कि मराठा क्रांति मोर्चा के अंदर लोगों ने अल्टीमेट दिया था कि अगर हमको आरक्षण नहीं मिलेगा, 2016-17 में चल रहे थे, और 17 में सारे के सारे पंचायत राज के चुनाव हुए, कारपोरेशन और कारपोरेशन के भी चुनाव हुए थे। एक साथ चले थे, लोकल बॉडीज के एक साल चले थे, और उस दरमियान मराठा क्रांति मोर्चा के लोगों ने अल्टीमेट भी दिया था कि आने वाले समय में आप लोगों को हम इसका सबक सिखाएंगे, हम इसको वोट नहीं देंगे। और इसके बावजूद भी बीजेपी के अगर आते हैं, तो इसमें इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा रहस्य लग रहा है कि जिसके आधार पर ये सारी की सारी बातें होती है, जिसको हम लोगों को ईवीएम पर भी आशंका लग रही है कि हमारे लोगों के वोटों के आधार, वोटों को डर नहीं रहे कि उनको लग रहा है इनका वोट तो हम अलग से ईवीएम मशीन से निकालेंगे। ये भी एक आशंका मुझे लग रही है। और दूसरा, इन लोगों को मराठा, जो 5% मराठा है पॉलिटिकली, वो उनके नियंत्रण में, और उसके आधार पर अन्य मराठाओं का वोटों का ध्रुवीकरण करने का भी मामला चल रहा है। और मराठा समाज के अंदर कोई ऐसा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो समाज को वास्तविक दिशा दे, तो ये भी एक कमजोरी समाज के अंदर दिखाई देती है। इस आधार पर ये मराठा वोटों से डर नहीं लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी, लगभग सभी मुद्दों पर हमने अब मैं इस्लाम साहब से भी और बाला साहब से भी ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आगे की रणनीति क्या है? जी, आज 6 मई है, राजश्री शाहू महाराज जी का स्मृति दिन है। 1902 में छत्रपति शाहू महाराज जी ने आरक्षण की नींव महाराष्ट्र में रखी। भारत में सबसे पहला आरक्षण शाहू महाराज ने अपने संस्थान में लागू किया, और आज उनके स्मृति दिन के अवसर पर हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो आरक्षण है वो मराठाओं के लिए जो मिला था वो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर लिया है। पिछले 70 सालों में सुप्रीम कोर्ट में केवल 2 ही मराठा जज सुप्रीम कोर्ट के जज बन सके। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि मराठा कितना इस सारी प्रक्रिया से, प्रतिनिधित्व से वंचित है। शाहू महाराज राजा थे इसलिए उन्होंने दिया, मगर आज हम ये देख रहे हैं कि जो राजा देने लायक थे, आज वो न्याय की व्यवस्था संविधान के होने के बावजूद भी बचा नहीं पाए। तो इस अधिकार को बचाने के लिए आगे की रणनीति आपके पास क्या है? एक बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक विश्राम साहब से भी हम इसके बारे में पूछना चाहेंगे, और छत्रपति क्रांति सेना के जो सेनाध्यक्ष है उनसे भी हम इसके बारे में पूछना चाहेंगे कि अभी आपकी आगे की रणनीति क्या हो? पहले तो मेरा ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मध्यवर्ती जातियां जी, क्योंकि मराठा जो है वो मंडल कमीशन कहता है बैकवर्ड नहीं है, और वर्ण व्यवस्था में वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, तो इसका मतलब है वो मिडिल कास्ट है।
यानी मध्यवर्ती जाति है, जी मध्यम जातियां है। तो ऐसी नॉर्थ इंडिया में जाट है, गुजरात में लेवा कड़वा है, और साउथ इंडिया में भी है, जैसे आंध्रा में कम्मा, कापू। तो ये सारी जातियों को प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और उनको रिप्रेजेंटेशन मिलकर प्रशासन का लोकतांत्रिकरण करना चाहिए। इसके लिए मध्यवर्ती जातियों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एक कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्माण करना, और ये कमीशन बनाया जाए मध्यवर्ती जातियों के लिए। अगर ये कमीशन बनाया जाता है तो संविधान में उसका एक आधार है, दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, जिनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इन मिडिल कास्ट जातियों को प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इस दृष्टि से उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए उनकी संख्या को ऑल इंडिया में गिनती किया जाए, उनको अलग से आइडेंटिफाई किया जाए और उनका कोटा निर्धारित किया जाए। इसके लिए एक कमीशन बनाया जाए जी और ये कमीशन बनाने के लिए हम लोग अभी इसके लिए सारे देश भर में काली फीत का आंदोलन शुरू करेंगे। जी और मैं कल से छत्रपति शाहू महाराज का स्मृति शताब्दी वर्ष है, जी कल से ये स्मृति शताब्दी वर्ष भी हम घोषित कर रहे हैं। जी तो कल से हम इसको मनाना शुरू करेंगे। तो कल से ही मैं सारे देश के बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग, वामसेफ के लोग, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग और तमाम ऑफशूट संगठन के जो लोग हैं, उन लोगों को ये निर्देश देता हूं कि वो काली फीत आंदोलन शुरू करे, काला फीत आंदोलन शुरू करे कि मध्यवर्ती जातियों का कमीशन बनाया जाए और उनको प्रशासन में प्रतिनिधित्व देने के लिए अलग से काम किया जाए। और अगर वो नहीं करते हैं तो हम उसके लिए आंदोलन करेंगे, काला फीत लगाकर। बड़ा साहब आप मैं माननीय मेश्राम साहब जी ने जो आंदोलन घोषित किया उसका मैं अभी छत्रपति क्रांति सेना के माध्यम से समर्थन करता हूं और सक्रिय समर्थन रहेगा मेरा। और एक मुद्दा कहकर मेरी बात को मैं खत्म करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास जो खबर आ रही है कि कुछ मराठा ऑर्गेनाइजेशन इस निकाल को लेकर भले ही वो कल बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहे होंगे, मगर दोबारा वो इकट्ठा होने की संभावना मुझे दिख रही है और दोबारा वो इकट्ठा होने वाले हुए। तो अगर ऐसे परिस्थिति में मैं छत्रपति क्रांति सेना के माध्यम से जो लोग मराठा ऑर्गेनाइजेशन, जो समाज के लोग हैं महाराष्ट्र में, वो लोग गुमराह ना हो, क्योंकि मराठा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व लेके आते हैं, वो मराठा समाज की भूमिका नहीं लाते हैं। और इससे सकल मराठा क्रांति मोर्चा हो, जो मराठा मोर्चा होता है, इसमें बहुत ज्यादा टकराव सदृश परिस्थिति उनके अंदर एक मत नहीं बन रहा है, क्योंकि समाज के अंदर अभी रिजर्वेशन को लेकर एक मत बना हुआ है। समाज चाहता है कि रिजर्वेशन हो, अभी समाज पहले नहीं चाहता था, अभी वो चाहता है। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसे समाज को दिशा देने के लिए छत्रपति क्रांति सेना के माध्यम से रिजर्वेशन कैसे दोबारा उसका कैसे मिलने के लिए या लाने के लिए किस प्रकार की लड़ाई लड़नी चाहिए, समाज को इकट्ठा कैसे करना चाहिए, समाज को दिशाहीन ना होते हुए, जैसे मराठा क्रांति मोर्चा के अंदर जो मराठा क्रांति मोर्चा सरकार के विरोध में था, तो उसके अंदर फडणवीस ने एट्रोसिटी का मुद्दा डाल के उसको कुछ हद तक उसने वो डाइवर्ट करके शेड्यूल कास्ट के खिलाफ करवा दिया उस समय वो हमारा समाज इस बात को समझ नहीं पाया। मगर इस बार हम लोगों को इस बात को देखना होगा कि हमारा सारा का सारा अटेंशन हमारे जो विरोध में काम करने वाली सरकार है उसके विरोध में होना चाहिए। और इसके लिए छत्रपति क्रांति सेना के माध्यम से जो सकल मराठा समाज है उन लोगों को समझाने का काम हम लोग करेंगे और महाराष्ट्र में एक बड़ा मोर्चा बनने की दिशा में हम काम करेंगे छत्रपति क्रांति सेना के माध्यम से। और चूंकि नेशनल इशू के माध्यम से जब और इसकी लड़ाई आगे लेके जाएंगे तब जाके, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई नहीं है, आखिरी जजमेंट नहीं है।
क्योंकि ये कोई लास्ट जजमेंट नहीं है, तो दोबारा हमारा समय नहीं गया है, हम दोबारा लड़ाई शुरू कर सकते हैं। इस फैसले को लेकर बाला साहब काफी सारी प्रतिक्रिया भी हो रही है और कुछ लोग डिलीबरेटली इस फैसले को लेकर एक तरह से झगड़ा लगाने वाली भी बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया में ऐसी बयानबाजी आ रही है, खास तौर पर जो इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे उनके द्वारा भड़काऊ बयानबाजी भी हो रही है। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे ऑपरेट होकर काफी सारी बातें हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अपने आंदोलन करने वाले साथियों को आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, झगड़ा लगाने वाली भी जो बातें लोग हैं, इसमें उन शामिल लोगों हो रही है, कुछ ऐसी प्रतिक्रिया भी आ रही है। नहीं, ये तो है, दिखाई देता है, क्योंकि कल टीवी पर जब हमने देखा कि दोनों साइड से जो बातें रखने वाले थे, दोनों के दोनों किसी ना किसी पार्टी के पेरोल पर दिखाई दे रहे थे। दोनों साइड के लोग दिखाई दे रहे थे और वो चाहते हैं समाज के अंदर झगड़ा हो। बहुत सारा एस्पेक्ट है, रिजर्वेशन अलग रहने वाला है और समाज के अंदर झगड़ा, जैसे मैंने कल देखा गुणवंत सदारत ने जो कह रहे थे, तो वो सारा का सारा पॉलिटिकल लैंग्वेज बोल रहे थे कि मैंने मराठा लोगों को कैसे सबक सिखाया, मैंने कैसा ये किया वैसा किया। तो उसकी प्रतिक्रिया होती ही रहेगी समाज के अंदर। तो प्रतिक्रिया बनाने का भी काम चल रहा है। ऐसे परिस्थिति में हम लोगों को सतर्क होकर समाज के अंदर ऐसी प्रतिक्रिया ना हो और सारे के सारे रिजर्वेशन के बेनिफिशियरी इकट्ठा आके रिजर्वेशन के बेनिफिशियरी अंदर झगड़ा ना करे। रिजर्वेशन के बेनिफिशियरी जो लोग हैं सारे के सारे इकट्ठा होके जो एंटी रिजर्वेशन है उनके खिलाफ में आंदोलन शुरू करे। ऐसी परिस्थिति बनने के लिए हम लोगों को काम करना है और हम लोग इस दिशा में जाएंगे और समाज को इस बात को समझाएंगे। मैं मराठा समाज के लोगों को समझाने की इस माध्यम से समझाऊंगा कि हम लोगों के जो हमारा जो वास्तविक विरोध करने वाला वो शासक वर्ग वो 15% है और ब्राह्मण और उच्च जाति के लोग हमारे विरोधी है और वो लोग हमारे सामने दूसरे लोगों को रखते हैं। तो हम लोगों को वास्तविक दुश्मन को समझना होगा और अपनी लड़ाई सही दिशा में लेके जाना होगा। हमको पर्दे के पीछे कौन काम कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करके काम करना होगा। पर्दे के पीछे जैसे तिलक ने हमारा विरोध किया था, तेलिया तांबोले और कुनबट्टा को संसद में जाके हल चलाना है। नेहरू कह रहे थे कि इनसे द्वियम राष्ट्र बनेगा। तो बार बार हमारा विरोधी करने वाला जो वर्ग है उसको भी आइडेंटिफाई करके हम लोगों को समाज के अंदर केवल रिजर्वेशन की मांग नहीं तो समाज का जागरण भी इसके साथ साथ करना होगा। तो इस पर हम लोग काम करें। शुक्रिया जी बिल्कुल। तो ये लगभग बहुत लंबी और महत्वपूर्ण चर्चा सुप्रीम कोर्ट का कल जो मराठा रिजर्वेशन के विरोध में जो फैसला आया था उस पर हमने कर ली है। हमारे साथ मिश्राम साहब थे जो कि बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है। इसके अलावा छत्रपति क्रांति सेना के महाराष्ट्र राज्य संयोजक बाला साहब मिसाल पाटिल भी थे। इन दोनों मान्यवरों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें समय दिया और इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होकर हमें महत्वपूर्ण जानकारी देने का काम किया। साथ में मैं कुमार काले सर जो कि MNTV के मुख्य संपादक है उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और ये चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। अभी तक जो चर्चा की है इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं? आपकी अगर अलग कोई राय है, हमसे डिफरेंट ओपिनियन भी अगर आप रखते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।